जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं सौरभ कौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो बने रहिएगा आज अंत तक और सारी क्लासेस कवर कीजिएगा। पूरी क्लासेस शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, मजा आने वाला है। इतिहास को हम पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लासेस में देखा कि इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है पाठशाला का। परिचय के बाद हमने सेकंड क्लास देखी इतिहास का परिचय क्या है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। उसके बाद हमने क्लासेस देखी मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे रामापिथेकस मानव आया, कैसे वर्तमान का होमो सेपियंस आया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं आपने मानव की उत्पत्ति एवं विकास को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ एक नई ऊर्जा से हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लासेस दोस्तों। तो आज की क्लासेस है पाषाण काल। पाषाण काल दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो सभी को बता दीजिए MSF फ्री एजुकेशन के बारे में दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम पाषाण काल की। पाषाण काल क्या है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे पाषाण काल आया दोस्तों। तो जिस प्रकार हमने इतिहास में बात की कि इतिहास को 3 भागों में हमने बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं आज की क्लासेस में प्रागैतिहासिक काल की दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं हम, तो कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में मेरे दोस्त बताएंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोल देंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड दोस्तों। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट दिया गया है दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसको 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट्स दोस्तों, तो हमने इंट्रो, इतिहास के इंट्रो में हमने बात की थी कि सबसे पहले आता है सर पुरापाषाण काल। कौन सा दोस्तों, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद हमने पढ़ा था दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नव पाषाण काल को दोस्तों। ठीक है, तो पुरापाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्या बताओगे कि यदि पुरापाषाण काल पूछेगा तो पुरापाषाण काल को हम क्या बोल देंगे, ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। मध्य पाषाण काल को क्या बोल देंगे हम, मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज। नव पाषाण काल को क्या बोलेंगे, न्यू स्टोन एज। ठीक है दोस्तों, और इसे किन नामों से जाना जाता है, तो और अन्य नाम इसके क्या क्या है, तो ओल्ड स्टोन एज को बोला जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल को दोस्तों तो कहते हैं मीसोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं, मीसोलिथिक पीरियड। न्यू स्टोन एज को क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें हम जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है दोस्तों, बताइए। आपने यदि पिछली क्लासेस देखी इतिहास का परिचय तो आप जरूर आंसर दे देंगे और आपके दिमाग में भी होगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, इसका जनक सबने बताया था। तो बताओ जरा कौन है इसका जनक, तो कहना प्रागैतिहासिक काल का जनक डैनियल विल्सन है। कौन थे दोस्तों, डैनियल विल्सन। इनके बारे में हमने जब इतिहास के परिचय को पढ़ा उधर हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, डैनियल विल्सन जी को कहा जाता है दोस्तों। बात करें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है, तो कहना प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में जे थॉमसन जी ने बांटा था। किन्होंने बांटा था दोस्तों, जे थॉमसन जी ने बांटा था। तो जे थॉमसन ने इसको 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन कौन से दोस्तों, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब बात करें हम पुरापाषाण काल के जनक कौन है सर, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पुरापाषाण काल दोस्तों। तो पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल के जनक कौन है, तो मेरे दोस्त क्या बताएंगे कि पुरापाषाण काल के जनक है सर रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट।
या फूट भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब इनको ही इसका जनक क्यों कहते हैं दोस्तों? तो 1863 की बात है। 1863 के समय रॉबर्ट ब्रूस फूट इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक हैं ये निकलते हैं खोज में, और जब ये खोज में निकले तो पूरा पाषाण काल के समय इन्होंने जो औजारों का निर्माण किया गया उन औजारों के बारे में इन्होंने बताया कि उस समय जो औजार बने दोस्तों वो थे हैंडेक्स संस्कृति से। कौन सी संस्कृति थी? हैंडेक्स। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने एक औजार की खोज की जिसका नाम था हैंडेक्स। क्या नाम था उसका? हैंडेक्स नाम था। हैंडेक्स क्या होता है? तो हैंडेक्स को कहते हैं हस्त कुठार दोस्तों। क्या बोलते हैं? हस्त कुठार कहा जाता है। तो इन्होंने पुरापाषाण काल में पत्थरों के द्वारा निर्मित एक औजार खोजा जिस औजार का नाम था हैंडेक्स। हैंडेक्स मतलब दोस्तों हस्त कुठार, मतलब पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी के बारे में किन्होंने बताया था? तो उस कुल्हाड़ी के बारे में रॉबर्ट ब्रूस फूट जी ने बताया था। इसलिए इनको पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम आगे इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुरापाषाण काल। कैसे स्टोन पीरियड को हम पढ़ रहे हैं। स्टोन पीरियड मतलब क्या दोस्तों? पत्थरों के बारे में पढ़ रहे हैं कि पुरापाषाण काल। हमने पहले भी क्लासेस में बात की है कि इस समय जो पत्थर प्रयोग में लाए गए वो कौन से पत्थर थे? क्वार्टजाइट पत्थर थे दोस्तों। कौन से थे? क्वार्टजाइट पत्थर थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारे लिए? तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों हमने अभी 3 भागों में बांट लिया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। स्टोन एज मतलब क्या दोस्तों? पत्थरों के बारे में हम इधर पढ़ रहे हैं, है ना। पाषाण काल, स्टोन एज को क्या बोलेंगे? पाषाण काल दोस्तों। और इसी पाषाण को क्या बोलते हैं? पत्थरों वाला समय, ठीक है। यह हम क्या बोल देंगे? पत्थरों का युग। जिस समय पत्थरों की बात हुई, जिस समय पत्थरों से औजार बनाए गए, उस पत्थर युग को हमको पढ़ना है कि पत्थर युग में क्या था दोस्तों। कैसे मानव ने औजार बनाए, कैसे मानव ने कुल्हाड़ी बनाई, कैसे मानव ने तीर कमान बनाया और कैसे उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो बने रहिए अंत तक, एक एनर्जी के साथ हम बात करेंगे आज सारे पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल की और नवपाषाण काल की दोस्तों। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे 2 पाषाण काल। एक है हमारा पुरापाषाण काल, एक है हमारा मध्यपाषाण काल। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की दोस्तों, क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाती हैं। आप भी परेशान हो जाते होंगे, मुझे सुन सुन के बोर हो जाते होंगे कि कितनी देर से चिल्ला रहे हैं सर, है कि नहीं। तो अपन छोटी छोटी क्लासेस में सारे चैप्टर को कवर करेंगे दोस्तों। चलिए तो बात करेंगे हम पुरापाषाण काल की दोस्तों। तो पुरापाषाण काल क्या है? तो पुरापाषाण काल का अध्ययन सर्वप्रथम 1863 में किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट जी ने किया था। अभी जस्ट हमने बात की थी रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन थे ये? तो ये एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जो 1863 में आए और उन्होंने क्या खोजा था दोस्तों? हैंडेक्स खोजा था। इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने हैंडेक्स खोजा था दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले कि हैंडेक्स कहाँ खोजा था तो बताना हैंडेक्स पल्लवरम में खोजा था। कहाँ खोजा था? पल्लवरम खोजा था। पल्लवरम कहाँ दोस्तों? तो मद्रास में। पल्लवरम कहाँ? मद्रास। मद्रास बोले तो कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु। मद्रास कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु। यहाँ पर इन्होंने हैंडेक्स खोजा। हैंडेक्स क्या दोस्तों? अभी जस्ट हमने पीछे बात की हस्त कुठार। क्या खोजा था? हस्त कुठार के बारे में इन्होंने बताया था दोस्तों। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल का जनक कहते हैं। आप इधर तस्वीर में देख पा रहे हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जी कौन है। बात करें हम कि पाषाण युग शब्द किन्होंने दिया, तो पाषाण युग शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जे थॉमसन थे दोस्तों। क्रिश्चियन जे थॉमसन। इन्होंने किसके बारे में बताया? तो इन्होंने पाषाण शब्द के बारे में बताया दोस्तों। इस काल में मानव को क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल का जो मानव था वो क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे दोस्तों, है ना। हमने पीछे भी बात की कि क्वार्टजाइट पत्थर, तो ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के जो पत्थर हैं ये क्वार्टजाइट पत्थर कहलाते हैं दोस्तों। कौन से पत्थर कहलाते हैं? क्वार्टजाइट पत्थर कहलाते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम आगे कि मानव ने इधर क्या क्या किया। तो देखिए पुरापाषाण काल जो है इसके उपकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो पुरापाषाण काल के उपकरण 2 भागों में बांटे गए। 2 भाग कौन कौन से दोस्तों? तो पहला भाग है चॉपर चॉपिंग। कौन सा है? चॉपर चॉपिंग।
चॉपर क्या होता है दोस्तों, कोई एक पत्थर होता है और उस पत्थर को यदि एक साइड से काट लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, चॉपर बन जाता है। कोई भी पत्थर है, मान लिया ये पत्थर है और इस पत्थर को यदि इधर से काट लिया जाए तो ये पत्थर इतना बचेगा और जो इतना बचा हुआ पत्थर है ये क्या कहलाएगा, ये चॉपर कहलाएगा दोस्तों। चॉपिंग क्या होता है, दोनों तरफ से पत्थर को काट लिया जाता है। कोई पत्थर है, उस पत्थर को इधर से काट लिया जाए, इधर से काट लिया जाए तो ये सिर्फ इतना बचेगा और ये क्या कहलाएगा, चॉपिंग कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, चॉपिंग कहलाएगा। पेबुल, पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे कंकड़ से मिलकर जो औजार बने वो पेबुल कहलाए, या इसी को हम पेबुल उपकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेबुल उपकरण भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बात करें हम इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले, तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं वो सर्वप्रथम किस घाटी से प्राप्त हुए, तो मेरे दोस्त बताएंगे कि ये जो है सर, ये सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसीलिए इस सभ्यता को या इस समय को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये भी मेरे दोस्त याद रखना, क्या बोलते हैं, सोहन संस्कृति कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सोहन संस्कृति कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति क्यों कहते हैं, या किस लिए कहा जाता है, या किस नदी के कारण कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सोहन नदी घाटी के कारण इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। इसके बाद सेकंड उपकरण है हैंडेक्स संस्कृति। तो हैंडेक्स क्या, अभी जस्ट हमने पीछे बात की थी कि रॉबर्ट्स ब्रूस फुट जी ने हैंडेक्स के बारे में बताया। हैंडेक्स क्या, हस्त कुठार। क्या था दोस्तों, हस्त कुठार। और उसी हस्त कुठार के कारण इस समय को क्या बोल दिया गया, तो इस समय को हैंडेक्स कह दिया गया। क्या बोला गया, हैंडेक्स कह दिया गया। इधर लिखा है इस संस्कृति में सर्वप्रथम रॉबर्ट्स ब्रूस फुट ने पल्लवरम, अभी हमने बात की थी पल्लवरम, पल्लवरम कहाँ पर है दोस्तों, तो कहना मद्रास तमिलनाडु में। पल्लवरम से किसको खोजा, हैंडेक्स को खोजा था दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, बात करें हम आगे, उसके पहले इधर देखें दोस्तों, पुरापाषाण काल के जो औजार हैं वो इस प्रकार के औजार हुआ करते थे। आप इधर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पत्थर है, इस पत्थर को एक साइड से काटा गया है, ये पत्थर क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये पत्थर चापर कहलाता है। क्या कहलाता है, चापर कहलाता है। और जब पत्थर को दोनों तरफ से इस प्रकार काट लिया जाता है वो पत्थर क्या कहलाता है, वो चॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, चॉपिंग कहलाता है दोस्तों। और इधर जो आप देख रहे हैं ये है हैंडेक्स, इसको कहा गया था हैंडेक्स दोस्तों। तो ये है हस्त कुठार, या हम इसको क्या बोल देंगे, हैंडेक्स कहते हैं। तो यही है दोस्तों हस्त कुठार, जिसके बारे में रॉबर्ट्स ब्रूस फुट ने बताया था। तो यही क्या है, हस्त कुठार है दोस्तों। इसके बारे में किन्होंने बताया, रॉबर्ट्स ब्रूस फुट जी ने बताया दोस्तों। बात करते हैं हम आगे। तो इस काल में मानव, आदि मानव को शिकार करने का अल्प ज्ञान था। मतलब पुरापाषाण काल का जो मानव था दोस्तों, उस मानव को शिकार करने का ज्ञान नहीं था, या शिकार करने का ज्ञान तो था लेकिन अल्प था। कुछ मात्रा में उसको नॉलेज था कि कैसे शिकार किया जाता है। तो कैसे शिकार किया जाता है, और इस समय का जो मानव था दोस्तों वो क्या करता था, तो कहना वो कच्चा मांस खाता था। कैसा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ये कच्चा मांस खाता है, मतलब है कि इधर आग की खोज नहीं हुई है दोस्तों, आग के बारे में मानव को ज्ञान नहीं था। यहाँ कच्चा मांस खाता है। और इसी काल में कच्चा मांस खाने के बाद जब मानव भ्रमण की ओर निकलता है, घूमता हुआ चला जाता है, तो पत्थरों के पास बैठता है और जैसे ही एक पत्थर मानव हाथ में लेकर दूसरे पत्थर के ऊपर फेंकता है तो उधर से चिंगारी निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। और उस चिंगारी से पता चलता है कि यदि हम इसको बार बार मारेंगे तो ये चिंगारी आग का रूप ले लेगी। और जैसे ही मानव ने बार बार पत्थर को टच किया तो चिंगारी से क्या निकल गई दोस्तों, आग निकल गई। जो आग निकली वो कहाँ पर निकली, तो कहना वो जो आग निकली है सर, वो आग चाओजू कोजियन गुफा से निकली है। कहाँ से, चाओजू गोफियन गुफा या कोजियन गुफा दोस्तों कहाँ पर पड़ती है ये, तो कहना सर ये जो गुफा है ये चीन में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, चीन में पड़ती है दोस्तों, चाओजू
कोजियन गुफा दोस्तों। ठीक है, तो जिस चिंगारी से मानव ने आग की खोज की, जो चिंगारी आपके अंदर है दोस्तों, उसी चिंगारी को बरकरार रखिए। और लगी है आज आप देख रहे हैं जो जीत, या हम बोल सकते हैं लगी जिस प्रकार ये झड़ है प्रतियोगी परीक्षा की, और लगी जो इस प्रकार आने वाली भर्तियों की झड़ है दोस्तों, तो लगा दीजिए चिंगारी और पार दीजिए आग और ले लीजिए सिलेक्शन दोस्तों, क्योंकि भंडार है 2025 में प्रतियोगी परीक्षा में चयन लेने का दोस्तों। तो चलिए इसी ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिए और बने रहिए अंत तक दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो बात करें इसी काल में धनुष तीर बनाए, इसी काल में मानव ने क्या बनाए, धनुष तीर के बारे में बताया दोस्तों, क्योंकि उसके पास इधर नॉलेज आया कि कैसे धनुष तीर कमान बनाए जा सकते हैं। तो बताओ जरा, क्या उस समय के मानव के पास तीर बनाने के लिए या धनुष बनाने के लिए कोई रस्सी हुआ करती थी क्या? क्या उस मानव के पास कोई ऐसी औजार था जिससे वो धनुष तीर बना सके दोस्तों? नहीं था। वो क्या, एक लकड़ी जो हुआ करती थी, उस लकड़ी के माध्यम से वो तीर कमान बनाता था, उस लकड़ी के माध्यम से धनुष और तीर बनाए दोस्तों, और उन्हीं के माध्यम से कहा गया कि इस समय के मानव ने तीर कमान का प्रयोग किया। इधर आप देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने धनुष बनाए और ऐसे तीरों का निर्माण कर दिया दोस्तों। और इधर आप देख रहे हैं कि आपकी जो खोज हुई, देखो आप इधर इस मानव के हाथ में एक पत्थर है, एक पत्थर नीचे, जब पत्थर से पत्थर को टच किया तो चिंगारी निकली, और इधर आप देख रहे हैं उस चिंगारी से रूप लिया गया आग का दोस्तों। तो इस प्रकार आग की खोज होती है दोस्तों। तो आग की खोज कहाँ पर हुई? तो पुरापाषाण काल में हुई दोस्तों। बात करते हैं हम आगे, तो वीएस बाकड़कर जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका गुफाएं, कहां पर? भोपाल के पास भीमबेटका गुफाओं से दोस्तों। यदि आपको दोस्तों शोर शराबे की थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो, उसको इग्नोर करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अपनी कोचिंग सेंटर के बाजू से रास्ता निकली हुई है दोस्तों, और लोग रात में भी नहीं सोते हैं, रात में भी वाहन चलाते रहते हैं, तो उस पर ध्यान ना दें, यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दें दोस्तों। शोर शराबा चलता रहेगा, आप एकाग्रचित होकर क्लास पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करें हम कहाँ थे। तो वीएस बाकड़कर जी ने मध्य प्रदेश भोपाल के पास भीमबेटका गुफाओं की खोज की, और उन भीमबेटका गुफाओं में चट्टानों के माध्यम से शैल चित्र के बारे में बताया और अक्षरों के बारे में बताया कि कैसे मानव ने शैल चित्र बनाए, चट्टानों पर कैसे चित्र का निर्माण किया और किन किन कलर के इन्होंने प्रयोग किए, वीएस बाकड़कर जी ने बताए। तो याद रखना, वीएस बाकड़कर जी ने भीमबेटका की खोज कब की थी दोस्तों? तो याद रखना 1957 से 58 में। इन्होंने कब इसकी खोज की दोस्तों? तो बताना, भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में हुई दोस्तों। भीमबेटका कहाँ पर है? तो बताना, भीमबेटका रायसेन जिले में पड़ता है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भीमबेटका यूनेस्को में कब शामिल हुआ दोस्तों? तो ये भी बताना, भीमबेटका यूनेस्को में 2003 को शामिल हुआ था। यूनेस्को में अभी तक कितनी साइट हो चुकी हैं दोस्तों? तो यूनेस्को में अभी तक कितनी साइट हो गई हैं? तो यूनेस्को में अभी तक 40 साइट शामिल हो चुकी हैं दोस्तों। उनमें से भीमबेटका किस नंबर की साइट है? तो ये भी याद रखना कि भीमबेटका जो है वो 24 नंबर की साइट है दोस्तों। किस नंबर की साइट है? 24 नंबर की साइट है। इसको भी आपको याद रखना है कि भीमबेटका की खोज किसने की? वीएस बाकड़कर जी ने की। कब की दोस्तों? 1957-58 में की। भीमबेटका की गुफा किस जिले में है? रायसेन जिले में है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2003 को शामिल हुआ। और यूनेस्को में शामिल होने वाली ये कौन सी धरोहर या कौन सी साइट है दोस्तों? तो आपको बताना है ये 24वें नंबर की साइट है। अभी तक यूनेस्को में कितनी धरोहर, कितनी साइट शामिल हो चुकी है? आपको बताना है 40। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चट्टानों पर क्या औजार के बारे में देखा और शैल चित्रकारी के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे मानव ने इन चट्टानों पर औजारों का निर्माण किया और इन्हीं चट्टानों पर उन्होंने शैल चित्र बनाए। तो यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है वीएस बाकड़कर जी, और इस प्रकार उन्होंने बताया कि उस समय के मानव ने चित्रकारिता की थी।
इस प्रकार मानव चलता हुआ चला जा रहा है और चलते चलते वो जो चट्टानें हैं उन चट्टानों पर क्या बना रहा है, शैल चित्र बना रहा है दोस्तों, और मानव आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप देखते हैं कि मानव यहाँ बैठा हुआ है, हाथ में ये कमान तीर कमान रखे हुए है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ औजारों का विकास कर रहा है। कैसे मानव ने वर्णन किया और बात करें तो इन्होंने बताया कि यहाँ जो चित्रकारिता हुई, यहाँ पर हरे और लाल रंग के चित्र दिखाई दिए, हरे लाल रंग के चित्र दिखाई दिए। कहीं कहीं दोस्तों काले रंग का भी प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? काले रंग का भी प्रयोग किया गया है। ये हरे लाल काले रंग महाभारत काल को जब हम उठाते हैं वहां पर भी इन शैल चित्रकारिताओं के बारे में बताया जाता है दोस्तों। बात करें हम तो मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा से, कहा दोस्तों? हथनौरा। हथनौरा कहाँ पड़ता है? तो हथनौरा के बारे में बताना कि जो हथनौरा है ये होशंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ पर दोस्तों? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश। होशंगाबाद कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास है हथनौरा। हथनौरा से क्या मिला है? तो मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? मानव की खोपड़ी मिली है दोस्तों। और क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म कहाँ पर है? तो आंसर बताना कि भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म हथनौरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ये भी याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म कहाँ पर है? तो ये हथनौरा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ? बात करें हम आगे तो आगे बढ़ते हैं कि पुरापाषाण कालीन स्तर ओल्ड स्टोन एज के समय जो स्मारक आए, जो स्थल आए, उन स्थलों के बारे में हम देखते हैं कि वो स्थल कौन कौन से थे। तो जैसे बात करें नेवासा, तो नेवासा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये याद रखना महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है दोस्तों। इनाम गांव कहाँ पर है? तो ये भी कहना दोस्तों महाराष्ट्र में है। बात करें रेणीगुंता कहाँ पर है दोस्तों? तो कहना ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रेणीगुंता कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जहाँ से दोस्तों अनेक स्थल प्राप्त हुए और उन स्थलों में जानकारी मिली कि कहीं स्थल से औजारों के बारे में बताया गया, कहीं आग के बारे में बताया गया, कहाँ मानव कैसे शिकार करना सीख रहा है उसके बारे में भी बताया गया दोस्तों। तो स्थल आपको याद रखना है नेवासा, इनामगांव, रेणीगुंता। क्वेश्चन आ जाता है कि पुरापाषाण कालीन स्थल रेणीगुंता किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों। या पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में कौन सा स्थल पुरापाषाण काल का स्थित है? तो आंसर होना चाहिए इनामगांव, नेवासा दोस्तों। क्लियर हुआ? बात करें हम आगे तो ये है पुरापाषाण कालीन स्थल जो आप मैप में देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन से स्थल दर्शाए गए हैं दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इधर लिखा हुआ है मिर्जापुर। मिर्जापुर हम आगे भी पढ़ेंगे। मिर्जापुर कहाँ पर है? तो दोस्तों मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये वो मिर्जापुर नहीं है जो गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर है, ये वो मिर्जापुर है जो यूपी में है। और यूपी में है तो समझ जाइए दोस्तों ये कौन का मिर्जापुर है? योगी जी का मिर्जापुर है। इसका मिर्जापुर है ये, योगी जी का मिर्जापुर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ बात करें जैसे अभी हम बात कर रहे थे नेवासा, तो नेवासा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि यहाँ कुल्हाड़ी के बारे में भी अवशेष मिला है, यहाँ पर खुरचनी के बारे में अवशेष मिला है, इसके बारे में खुरचनी के बारे में अवशेष मिला। खुरचनी क्या दोस्तों पता है? अपने इधर जो गांव देहात के लोग होते हैं, मैं भी गांव का हूँ, सब लोग जानते हैं कि जो खुरचनी जिसे हम खुरपी कहते हैं ना, खुरपी जिससे दूबा घास लग जाती है, वो खुरचनी कहाँ से मिली है? नेवासा महाराष्ट्र से मिली है दोस्तों। तो ऐसे करके इनके अवशेषों के बारे में बताया। जैसे इधर आप देख रहे हैं तमिलनाडु के पास पल्लवरम, पल्लवरम में लिखा है 1863 को रॉबर्ट्स ब्रूस फूड ने मद्रास के निकट प्रथम हैंडेक्स प्राप्त किया था, मतलब हस्त कुठार को प्राप्त किया और हस्त कुठार के बारे में बताया। तो इस प्रकार इसके अवशेष दिए हैं। जैसे भीमबेटका इधर लिखा है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, हथनौरा आदमगढ़ आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पर पालतू पशु हमको मिलेगा। हथनौरा हो गया दोस्तों, है ना, डिडवाना हो गया, इधर आपकी नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास नदी, है ना, ये सभी नदियों के किनारे भी इनके स्थल मिले हैं। तो आगे हम बात करते हैं
कि पुरा पाषाण काल के बाद में जो पाषाण काल आया, जो नया पाषाण काल जिसे मध्य पाषाण काल कहा गया, तो हम मध्य पाषाण काल की इधर बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी किन्होंने दी थी? तो आंसर होना चाहिए C.L. कार्लाइल। किन्होंने दी थी दोस्तों? C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल की जानकारी दी दोस्तों। मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं? तो इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है दोस्तों। मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर, ठीक है, देखो पूरा पाषाण काल में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ दोस्तों? क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल में आए तो क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चैट और फ्लिंट, कौन कौन से? जैस्पर, चैट और फ्लिंट नामक पत्थरों का प्रयोग होने लगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर बदल गए और नए पत्थर आ गए, जैस्पर, चैट और फ्लिंट। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए जैस्पर, चैट और फ्लिंट पत्थरों का प्रयोग हुआ दोस्तों, ठीक है। और फलक उपकरण के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस काल को फलक संस्कृति कहते हैं दोस्तों। तो याद रखना, पुरा पाषाण काल में हमने देखा कि सोहन संस्कृति कहते हैं, पैबुल संस्कृति कहते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल में पहुंचे तो इसे क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। फलक उपकरण क्या कहलाते हैं? तो फलक उपकरण दोस्तों वो उपकरण होते हैं जो औजार बनते थे, उनके फलक जो होते थे, उन फलक को नुकीला किया जाता था। फलक को जब आगे इसमें शिकार करेगा मानव, कैसे मछलियों को पकड़ेगा, तो उस फलक के माध्यम से मछलियों को पकड़ा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो फलक होती है, फलक को नुकीला करना, तो वो उपकरण क्या कहलाए? फलक उपकरण कहलाए दोस्तों। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, इस प्रकार उसने क्या किया? उस फलक का प्रयोग किया। देखो इधर ये फलक है, ये फलक है, ये फलक, इनको क्या कर रहा है? वो नुकीला कर रहा है, जिससे कि शिकार आसानी से किया जा सके दोस्तों। तो उसे क्या कहा गया? फलक उपकरण कहा गया। बात करें हम तो मध्य पाषाण काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। अभी हम पीछे बात ही कर रहे थे कि कैसे वो शिकार के बारे में देखेगा, और इधर उसने कह दिया कि मानव ने क्या कर लिया? शिकार का पूर्ण ज्ञान कर लिया दोस्तों। पुरा पाषाण काल में शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, अल्प ज्ञान था, लेकिन मध्य पाषाण काल में जैसे पहुंचे तो मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या कर लिया? पूर्ण शिकार का ज्ञान कर लिया दोस्तों। शिकार के लिए चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और ब्यूरिन, कौन कौन से? तो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और ब्यूरिन तकनीक को अपनाई। चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स क्या कहलाता है दोस्तों? तो चॉपर क्या होता है? अभी हमने पीछे बात की, जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को, जैसे कोई एक पत्थर है और उस पत्थर को यदि साइड से ऐसे काट लिया जाए तो साइड से काटने पर ये पत्थर इतना बचेगा, तो ये क्या कहलाएगा? चॉपर कहलाता है। और चॉपिंग क्या दोस्तों? दोनों तरफ से जो पत्थर है, उस पत्थर को दोनों तरफ से इस प्रकार काट लिया जाए दोस्तों, तो ये इतना भाग क्या बचता है? ये चॉपिंग कहलाता है दोस्तों। हैंडेक्स क्या होता है? तो हैंडेक्स होती है दोस्तों कुल्हाड़ी। हैंडेक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी। इधर कुल्हाड़ी का प्रयोग सबसे ज्यादा होने लगा। ब्यूरिन, ब्यूरिन का मतलब होता है दोस्तों चाकू के समान पत्थर को काटना, मतलब चाकू के समान पत्थर काटना, या हम बोल सकते हैं कि पत्थर को काटकर चाकू के समान नुकीला करना। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हो गया आपका चॉपर, ये हो गई दोस्तों चॉपिंग, और ये है दोस्तों आपका हैंडेक्स। हैंडेक्स के बाद इधर जो चाकू के समान पत्थर को काटा गया है, ये ब्यूरिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये ब्यूरिन कहलाता है। तो इस प्रकार चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और ब्यूरिन तकनीकी इधर मानव अपनाने लगा था और शिकार करने लगा दोस्तों। इस समय मानव ने शिकार करना शुरू किया, तो इसने शिकार जब किया तो इसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार इसने जो औजार बनाए, नुकीले औजार बनाए, तो नुकीले औजारों को ये किनारे पर बैठता है और नदी किनारे पर बैठकर आई हुई मछलियों को इस प्रकार मारने लगता है दोस्तों, उनका शिकार करने लगता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आकर मानव ने अपना जीवन यापन सीख लिया था कि कैसे जीवन यापन किया जाता है, कैसे
घर चलाया जाता है, ये जीवन यापन करने का तरीका मानव ने कहाँ से सीखा? मध्य पाषाण काल से सीखा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की पुरा पाषाण काल में मानव के पास कोई बस्तियां नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थी, नग्न अवस्था में मानव रहता था। मध्य पाषाण काल में आते आते उसने जीवन यापन सीख लिया। नव पाषाण काल जब आएगा तो उधर मनुष्य मानव कृषि करना सीखेगा, और ताम्र पाषाण जब आएगा दोस्तों उधर मानव धातुओं के बारे में जानना शुरू कर देगा। इस प्रकार मानव अपना जीवन यापन आगे करता चला जाएगा। बात कर रहे हैं हम मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल से ही भारत में मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए दोस्तों। तो क्वेश्चन बन जाता है कि किस काल से या किस समय से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? आपका आंसर होना चाहिए मध्य पाषाण काल। तो कहां से दोस्तों? मध्य पाषाण काल से भारत में मानव के अस्थि पंजर मिलने लगे। यहां तक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। बात करें मध्य पाषाण काल में किस प्रकार मानव ने पशुपालन किया, तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं दोस्तों? आदमगढ़। कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं दोस्तों। और आदमगढ़ में बताया गया है कि मानव ने पहला पालतू पशु रखा। तो आदमगढ़ में पहला पालतू पशु क्या रखा था? तो दोस्तों मानव का जो पहला पालतू पशु था दोस्तों, मानव का पहला पालतू पशु क्या था? तो आपका आंसर होना चाहिए कि मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था दोस्तों। क्या था? कुत्ता था दोस्तों। तो मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता। आज भी मानव का जो साथी है, जो वफादार साथी है दोस्तों, वो कुत्ता ही होता है। मालिक रात को सोता है लेकिन कुत्ता उसके घर की वफादारी करता है, उस मालिक की वफादारी करता है। इसलिए मानव जो है जो कुत्ता जो है वो मानव का पहला साथी माना गया है दोस्तों, जो हमेशा उसके साथ रहता है। ठीक है, मालिक भले उसके साथ गद्दारी कर ले लेकिन कुत्ता मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो मानव का पहला पालतू पशु क्या है दोस्तों? कुत्ता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, जब बुर्ज होम को हम पढ़ेंगे उधर बताया गया है कि जब मानव मर जाता था उसके साथ उसका साथी जो कुत्ता होता था उसको दफना दिया जाता था दोस्तों। आगे हम बात करेंगे उसकी भी। तो यहाँ याद रखना, मानव का पहला पालतू पशु क्या है? कुत्ता है दोस्तों। बात करें बागौर, तो बागौर से भी पशुपालन की प्रक्रिया मिली है। तो बागौर पशुपालन के लिए जाना जाता है। जैसे हम बात करें गाय, है ना, गाय, भैंस, सांड, गैंडा, इन सब की जानकारी भी कहाँ मिलती है? मध्य पाषाण काल में देखने को मिली दोस्तों। जिस प्रकार उन्होंने पशुपालन करना सीखा। इधर आप तस्वीर में देख रहे हैं ये मानव है और इस मानव की गोद में कौन है? कुत्ता है दोस्तों। ये मानव का पहला साथी हुआ करता है और मानव का पहला पालतू पशु भी क्या था? कुत्ता था दोस्तों। क्योंकि ये जब शिकार के लिए जाते थे तो कुत्तों को साथ लेकर जाते थे और अपना शिकार किया करते थे दोस्तों। इसलिए कुत्ता इनका प्रमुख साथी माना गया दोस्तों। बात करें हम आगे, तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जिनकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है सबसे पहला आपको याद रखना है सगन कुल्लू। सगन कुल्लू जलहल्ली। सगन कुल्लू जलहल्ली कहाँ का है क्षेत्र है दोस्तों? तो ये कर्नाटक का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है ये दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है, बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक में पढ़ते हैं। इधर से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से राख का टीला मिला है दोस्तों। क्या मिला है? राख का टीला मिला है दोस्तों। और जब राख का टीला मिला है तो याद रखना कि कहीं ना कहीं मानव के सब या जो दफनाने की प्रक्रिया है वो भी हमको आगे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इधर हम राख के बारे में जानने लगे कि कैसे आग लगी, आग से कैसे राख बनी। तो कहीं ना कहीं मानव के दफन सब भी हमको देखने को मिलेंगे। बात करें हम कोचाई, तो कोचाई जो है दोस्तों ये स्थल कहाँ का है? तो कोचाई उड़ीसा के पास का है। उड़ीसा में कौन सा स्थल देखा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए कि उड़ीसा में कोचाई स्थल देखा गया। कौन सा स्थल था? कोचाई स्थल था। बात करते हैं हम बागौर की, तो बागौर जो है वो कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। जहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों? राजस्थान का है। तो राजस्थान से क्या मिले हैं? तो यहाँ से मकान बनाने के साक्ष्य मिलने लगे दोस्तों। क्योंकि पहले हमने बात की कि किस प्रकार मानव के पास में कोई बस्ती नहीं हुआ करती थी, मानव के पास कोई रहन सहन नहीं था। लेकिन जैसे मध्य पाषाण काल आया तो मानव ने जीवन यापन सीख लिया, और जब जीवन यापन सीख लिया तो वो मकान भी बनाने लगा, बस्ती अपनी तैयार करने लगा। तो मकान बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागौर। बागौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान में पड़ता है। बात करते हैं हम आगे कि आगे कौन सा मानव मिला, आगे कौन सा स्थल मिले। तो मध्य पाषाण काल से शव दफनाने की
प्रथा शुरू हुई। अभी हम बात कर रहे थे कि आगे हमको शव दफनाने की भी प्रथा के बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा है शव दफनाने की प्रक्रिया मिली दमदमा। सबसे पहला कहाँ मिला हमको? दमदमा। तो दमदमा जो क्षेत्र था दोस्तों, दमदमा ये कहाँ पड़ता है आपका? तो ये कानपुर वाला एरिया होता है ना। जैसे लेखैया है, लेखैया कहाँ का है? ये भी कानपुर का है दोस्तों। तो इधर से क्या मिला? तो जो दमदमा है, इस दमदमा से नर कंकालों के बारे में बताया गया। मतलब एक कब्र हुआ करती थी और उस एक कब्र से 3 कंकाल निकाले गए। कहाँ से? दमदमा। तो यहाँ से 3 नर कंकाल निकाले गए दोस्तों। कितने नरकंकाल? 3 नरकंकाल, जिनके अस्थि पंजर उस दफन के अंदर रहे होंगे। जहां से क्या निकाले? जब इसकी खोज कर रहे हैं तो दमदमा नामक स्थान जब आया, उधर से 3 नरकंकाल के बारे में बताया गया दोस्तों। लेखैया के पास जब हम गए, कानपुर की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कानपुर मिर्जापुर, मिर्जापुर की तरफ जब हम आगे बढ़े, तो मिर्जापुर में जाके हमको क्या मिलता है दोस्तों? तो कहना कि मिर्जापुर जब हम गए, तो मिर्जापुर, तो मैं फिर से बता दूं, ये वो मिर्जापुर नहीं है जो गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर था। ये वो मिर्जापुर है जो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वाला मिर्जापुर है दोस्तों। ठीक है, मिर्जापुर कहाँ? यूपी दोस्तों। तो इधर जब हम पहुंचे तो लेखैया से 17 नरकंकाल मिले। कितने? 17 नरकंकालों के बारे में बताया गया। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि किस सभ्यता या किस काल में 17 नरकंकाल के बारे में बताया गया, तो 17 नरकंकाल कहाँ मिले हैं? तो कहना मध्य पाषाण काल में मिले, जहां पर शव दफनाने की प्रथा मिली थी। और 17 नरकंकाल कहाँ मिले हैं देखो, तो कहना लेखैया में मिले हैं। कहाँ मिले दोस्तों? लेखैया में मिले हैं। और लेखैया कहाँ पर है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। बात करते हैं हम लंघनाच। तो लंघनाच कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो लंघनाच गुजरात के पास पड़ता है। तो गुजरात में लंघनाच में क्या मिलता है दोस्तों? तो कहना जब गुजरात पहुंचे, लंघनाच पहुंचे, तो इधर पशुओं की हड्डी मिलने लगी। इधर क्या मिलती है दोस्तों? पशुओं की हड्डी मिलने लगी। तो कह दिया गया कि इस समय का मानव पशुओं को भी रखता था। जो लंघनाच गुजरात में पशुओं की हड्डी देखने को मिली दोस्तों। महदया, इसके बाद आता है दोस्तों महदया। तो महदया कहाँ पर पड़ता है? तो महदया भी यूपी में पड़ता है। यूपी का प्रतापगढ़, यूपी का प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ यूपी में। तो महदया से क्या बता दिया गया कि यहाँ पर प्रेमिका का शव मिला है, या हम बोल सकते हैं कंकाल मिला है। क्या मिला है दोस्तों? तो प्रेमिका के कंकाल के बारे में वर्णन किया गया है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो कहना महदया प्रतापगढ़ में किया गया है। तो मध्य पाषाण काल से किसकी प्रथा शुरू हुई? शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई दोस्तों। दमदमा से कितने नरकंकाल मिली? तो आंसर होना चाहिए 3 नरकंकाल मिले दोस्तों। लेखैया कहाँ पर? तो मिर्जापुर यूपी में है। यहाँ से कितने नरकंकाल मिले? तो आपका आंसर होना चाहिए 17 नरकंकाल मिले। लंघनाच कहाँ? गुजरात। और यहाँ से क्या मिले? पशुओं की हड्डी के अवशेष मिलना प्राप्त हुए। महदया कहाँ? प्रतापगढ़ यूपी। यहाँ से क्या मिले? प्रेमिका के कंकाल देखने को मिले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एसएससी जीडी में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम बहुत डीप में जा रहे हैं और आपको विस्तृत करके जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो सारी क्लासेस अटेंड जरूर कीजिए आप, और कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसी क्लास लगी, क्योंकि हम भी आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगनी चाहिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर बहुत अच्छी क्लास है, या सर क्लास में मज़ा नहीं आया है, या कुछ भी है। क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हो सकता है इससे भी बेहतर हम आपको कंटेंट देकर दें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों, बागौर या बाजौर जिसे कहते हैं, जहां मकान बनाने के क्या मिले हैं? साक्ष्य देखने को मिले हैं दोस्तों। मोरहना पहाड़, या इधर लिखा चौपानी से तो क्या मिले हैं? तो यहाँ पर बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं, जो प्राचीनतम साक्ष्य थे दोस्तों। बात करते हैं हम आगे कि बगही खोर, क्या लिखा है इधर? बगही खोर। तो बगही खोर इधर आप देख रहे हैं। बगही खोर से क्या मिला है? तो हस्त निर्मित मृद भांड
पालतू जानवर। मृदभांड क्या होता है दोस्तों? मिट्टी से बने हुए बर्तन। मिट्टी से बने हुए बर्तन मृदभांड कहलाते हैं, जो कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो ये बगहीखोर में देखने को मिले हैं। फिर बात करें दोस्तों हम कि सर्वप्रथम भारत में मानव बस्ती पंजर कहाँ से देखने को मिले? तो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। किस काल से? मध्य पाषाण काल से दोस्तों। इधर आप देख रहे हैं मोरहैना पहाड़ से भीमबेटका की हमने अभी बात की थी। भीमबेटका में क्या मिले हैं? शैल चित्र देखने को मिले हैं। और जो चट्टाने हैं, तो भीमबेटका में जो चट्टाने हैं, वो चट्टाने कौन सी चट्टाने हैं दोस्तों? तो याद रखना कि जो भीमबेटका है वो किस प्रकार की चट्टानों पर स्थित है? तो कहना भीमबेटका जो है वो विंध्य श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विंध्य श्रेणी, या हम जिसे कहते हैं विंध्य पर्वत पर। तो विंध्य श्रेणी, विंध्य रेंज पर स्थित है क्या? भीमबेटका की गुफा। ये भी याद रखना दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। तो अगली क्लासेस दोस्तों हमारी जो होने वाली है वो है ताम्र पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो हमने आज दोस्तों दो पाषाण काल की बात की। तो पहला पाषाण काल हमने देखा कि पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या है? पुरा पाषाण काल का जनक कौन है? पुरा पाषाण काल में मानव कैसा था, कैसे औजारों की जानकारी ली मानव ने, कैसे आग की खोज करता है। बात करें मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जब हम आए तो उधर हमने देखा कि मध्य पाषाण काल कैसे लघु पाषाण काल कहलाया, कैसे यहाँ पर पेबल संस्कृति आई, कैसे यहाँ पर हैंडेक्स संस्कृति आई दोस्तों, है ना। फिर हम जब आगे बढ़े तो आगे बढ़कर हमने देखा कि मानव के कैसे पालतू पशु मिला। पालतू पशु जो कुत्ता था उसके बारे में हमने जानकारी ली। फिर हमने देखा कि शव दफनाने की प्रथा या शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं दोस्तों, उसकी जानकारी भी कहाँ मिली? मध्य पाषाण काल में मिली। अब हम बात करेंगे, जब हम आगे पहुँचेंगे तो आने वाला जो क्लासेस है हमारी, आने वाली जो क्लासेस है वो क्लासेस रहेगी नव पाषाण काल दोस्तों। नव पाषाण काल में मनुष्य कैसे कृषि करना सीखेगा, कैसे उसको पहिए का ज्ञान होगा, कैसे उसकी शिल्प कलाएं बढ़ेंगी, कैसे वो पूजन वगैरह करना शुरू कर देगा दोस्तों। ये हमको कहाँ मिलने वाला है? तो ये हमको नव पाषाण काल में मिलेगा। और उसके ही बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ताम्र पाषाण काल की। उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? ताम्र पाषाण काल दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। तो प्लीज एक छोटा मोटा कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाय बाय।